हे हाय एवरीवन, दिस इज़ योर इकोनॉमिक हंट सीरीज़। और हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डैट इज़ इन्फ्लेशन। नॉर्मली जब भी हम इन्फ्लेशन के क्वेश्चन देखते हैं प्रीलिम्स में, तो आप इनको सिर्फ वन साइडेड देखोगे, या फिर जब इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बस एक डायमेंशन को ही देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। हो सकता है आपसे पूछ ले, इनफैक्ट पास्ट में पूछा भी है कि परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल इन द सेंस कि ये इन्फ्लेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। बट आप यूपीएससी के पेपर को देखोगे, आप प्रीलिम्स के पेपर को देखोगे, तो इन्फ्लेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मल्टी डायमेंशनल है। डैट मीन्स कि इन्फ्लेशन का डायरेक्टली क्वेश्चन पे इम्पैक्ट होता है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आप मल्टीपल क्वेश्चन पे अप्लाई भी कर सकते हो। सो डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इनफैक्ट आई वुड से कि इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन। आप इन्फ्लेशन को अच्छे समझ जाओगे, इन्फ्लेशन को मल्टीपल कॉन्सेप्ट से लिंक करना सीख जाओगे, तो आराम से 4 से 5 क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स में क्रैक कर सकते हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन एंड रिलेटेड टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आता है। 4 से 5 क्वेश्चन मतलब कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका सिर्फ एक टॉपिक का होलिस्टिक कवरेज इंश्योर कर सकता है, फिक्स कर सकता है। सो इस क्लास में हम इन्फ्लेशन को काफ़ी डिटेल में देखेंगे। इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट है मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा। इतने ईजिली मैं आपको बता दूंगा कि इस क्लास को देखने के बाद इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बट कॉन्सेप्ट समझने से पहले थोड़ा हम इन्फ्लेशन के रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझ लेते हैं। ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज़ हैं जो इन्फ्लेशन को मैनेज करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले कि इन्फ्लेशन को कौन कौन टारगेट करता है। इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट टारगेट करती है एंड इन्फ्लेशन को आरबीआई टारगेट करती है। गवर्नमेंट किस तरीके से इन्फ्लेशन मैनेज करती है, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, एंड आरबीआई किस तरीके से मैनेज करती है, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ना यहाँ पे पहली चीज़ आप जान जाओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आरबीआई के बीच 2015 में एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, डेट आरबीआई एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क सेट करेगा। फ्लेक्सिबल इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो कोई फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। कैसे फ्लेक्सिबल है, +-2 बैंड को लेके। डैट मीन्स कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसका इन्फ्लेशन का टारगेट कितना होता है, 4% का होता है विथ +&-2 बैंडविड्थ। डैट मीन्स कि इन्फ्लेशन 2% से लेके 6% तक वेरी कर सकता है ना। हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेट की बात की है, तो इन्फ्लेशन का टारगेट सेट कौन करता है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इन्फ्लेशन का टारगेट गवर्नमेंट सेट करती है कि आरबीआई सेट करती है कि एमपीसी सेट करती है, कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। तो देखो ये पॉइंट याद रखना कि इन्फ्लेशन का टारगेट गवर्नमेंट सेट करती है इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई वंस एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में इन्फ्लेशन का टारगेट सेट किया जाता है। अभी जो नेक्स्ट 5 साल आने वाला है 2026 से लेकर 2031 तक का, उसका भी टारगेट सेट हो गया है। और क्या टारगेट है, वही हमने पुराना रिटेन किया है 4% का। डेट मीन्स कि 2 से लेके 6% के बीच में 4% +-2%, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का टारगेट कौन सेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं करती ना। यहीं पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नाम आया है तो इसको भी हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। एमपीसी क्या है, एमपीसी वॉज क्रिएटेड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया था, जिसके थ्रू एमपीसी को स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई है। क्या स्टैट्यूटरी बायस है, सेक्शन 45(ZB) ऑथोराइज सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट एमपीसी। तो आपकी एमपीसी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो किसके थ्रू आई है, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू।
हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि एमपीसी का सेपरेट एक्ट है, तो सेपरेट एक्ट नहीं है, ये आरबीआई एक्ट को अमेंड करके लाया गया। नाउ एमपीसी की हम बात कर ही रहे हैं, तो एमपीसी में टोटल कितने मेंबर होते हैं? एमपीसी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आपके आरबीआई की तरफ से हैं और 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं। आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर कौन कौन से हैं? पहले आरबीआई गवर्नर, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। सेकंड डेप्यूटी गवर्नर, एंड इसके बाद जो थर्ड मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं, ही इज़ वन ऑफ द आरबीआई ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। तो 3 मेंबर आपके आरबीआई की तरफ से हो गए, बाकी 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। कौन कौन से 3 मेंबर होते हैं? दे आर हैविंग एक्सपर्टीज इन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं ये कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? 4 साल के लिए, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट की तरफ से। जो 3 मेंबर होते हैं ये 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं एंड रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता। हर एक मेंबर का एक वोट होता है एंड जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बाई मेजॉरिटी वोट लिया जाता है। जो गवर्नर होते हैं आरबीआई गवर्नर, उनका सिर्फ कास्टिंग वोट होता है इन अ केस ऑफ टाई। डैट मीन्स कि आरबीआई गवर्नर जो होते हैं वो वीटो नहीं कर सकते हैं। इसको याद रखना, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, बट आरबीआई गवर्नर जो होते हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती है। एमपीसी का कोरम कितना होता है? कम से कम कितने लोग रहेंगे तब जाके मीटिंग स्टार्ट होगी? तो कोरम होता है 4। एमपीसी साल में कितने बार मिलने चाहिए? एमपीसी मस्ट मीट एटलीस्ट 4 टाइम इन अ ईयर, बट नॉर्मली ये 6 बार मिलते हैं, डेट इज़ बाई मंथली, हर 2 महीने में। ना यहाँ पे आपने एमपीसी के कॉम्पोजिशन के बारे में तो पढ़ लिया, बट एमपीसी का मेन काम क्या होता है? देखो एमपीसी का मेन काम होता है टू डिसाइड रेपो रेट, इसको हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। तो ये होता है एमपीसी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। एक और चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट एमपीसी जो है वो सिर्फ रेपो रेट ही डिसाइड करती है। बाकी जो रिवर्स रेपो हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, एसडीएफ हो गया, एमएसएफ हो गया, ये सारे जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हैं इसका यूज़ या फिर इसको डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। हमेशा याद रखो कि आरबीआई और एमपीसी दोनों अलग अलग है। कई बार हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। मान लो ये पूछे कि रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, ऑप्शन में आपके आरबीआई भी हो, ऑप्शन में आपके एमपीसी भी हो, तो आप टिक किसको करोगे? आप एमपीसी को टिक करोगे। मान लो ऑप्शन में सिर्फ आरबीआई हो तो आरबीआई को आप टिक करोगे। ये बात फिर मैं बता रहा हूँ कि पॉलिसी रेट को डिसाइड करना किसका काम है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, एमपीसी का। सो अभी हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की, डेट इन्फ्लेशन टारगेट आपको कितना रखना है? आरबीआई को कितना रखना होता है? 2 से 6% के बीच में, डेट इज़ 4% ±2%। मान लो ये टारगेट आरबीआई अचीव ना कर पाए तो उस कंडीशन में क्या करना होता है? पहली बात ये कि सिर्फ 1 महीना या फिर 2 महीना ये टारगेट आरबीआई ना अचीव कर पाए तो कुछ नहीं होता। एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर आरबीआई फेल होता है इन्फ्लेशन को टारगेट करने में, उस कंडीशन में आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है। क्या टाइम लिमिट है? 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, डेट मीन्स की टोटल 9 महीना, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर इन्फ्लेशन रेट या तो 2% से नीचे जाए या फिर 6% से ऊपर जाए, तब आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। उस रिपोर्ट में आरबीआई क्या क्या बताएगा? सबसे पहले रीज़न दिया जाएगा कि क्यों इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में नहीं रहा। दूसरा, इसको सॉल्व करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, एंड तीसरा, ये कब तक सॉल्व हो जाएगा, कब तक इन्फ्लेशन 2% से लेके 6% के बैंड में आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ बतानी होती है, रीज़न फॉर फेलियर, रेमेडियल एक्शन, एंड द लास्ट वन इज टाइम पीरियड विद इन विच इन्फ्लेशन विल रिटर्न टू टारगेट। ना हमने इन्फ्लेशन की बात कर ली, हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात कर ली, हमने आरबीआई की बात कर ली, हमने एमपीसी की बात कर ली। और जब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करते हैं, हम महंगाई दर की बात करते हैं, तो महंगाई दर में हम कौन से महंगाई दर को टारगेट करते हैं? सीपीआई को या फिर डब्ल्यूपीआई को? हम करते हैं सीपीआई को टारगेट। सीपीआई मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो प्राइस एक कंज्यूमर को पे करना पड़ता है हम उसको टारगेट करते हैं, बिकॉज ये रियल पिक्चर देता है कि इकॉनमी में महंगाई कितनी है। ना जब हम सीपीआई डब्ल्यूपीआई की बात ही कर रहे हैं
तो इस साल बहुत बड़ा अपडेट आया है। काफ़ी इंडिकेटर्स के बेस ईयर को चेंज कर दिया गया है। जीडीपी का बेस ईयर जो पहले हम 2011-12 लेते थे, अब चेंज करके कर दिया गया है 2022-23। सीपीआई का जो हम पहले लेते थे 2012, अब कर दिया गया है 2024। एंड आईआईपी का भी 2011-12 से लेके 2022-23 कर दिया गया है, जो कि 28 मई से फोर्स में आ जाएगा। बाकी जो हमारा WPI है, इसको चेंज नहीं किया गया है। इसका अभी भी बेस ईयर 2011-12 ही है। तो किसका किसका चेंज किया गया है, ये 3 याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। जीडीपी का, सीपीआई का, आईआईपी का, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हम यहाँ पे थोड़ा बेस ईयर डिस्कस कर लेते हैं कि बेस ईयर होता क्या है। बेस ईयर बेसिकली एक रेफरेंस ईयर होता है। इन सिंपल वर्ड्स, मान लो सीपीआई का बेस ईयर 2024 कर दिया गया है। डेट मीन्स कि 2024 को हम 100 मान के चलते हैं, तो मान लो 2026 में इन्फ्लेशन जो है वो 110 हो जाए, देन हम क्या कहेंगे कि प्राइस कितना % इंक्रीज़ हो गया है, 10% इंक्रीज़ हो गया है। सो बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर बेसिकली एक बेंचमार्क ईयर होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं, उसको रेफरेंस लेके देखते हैं कि महंगाई उस साल के हिसाब से कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। नाउ बेस ईयर चेंज करने का इम्पोर्टेंस क्यों है, इंडिया ने क्यों बेस ईयर रिवाइज किया है? सबसे पहली बात, लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है, कंजम्पशन हैबिट है, वो चेंज हुआ है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गया है। उसके बाद हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगे हैं। जो भी ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो गई है। एंड प्लस रिलेटिव प्राइस में भी चेंज आया है। इकॉनमी का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है। बहुत सिंपली मैं आपको समझाऊं तो 2012 में हम बेसिक मोबाइल रिचार्ज लेते थे, हम केरोसिन यूज़ करते थे, हम न्यूज़पेपर यूज़ करते थे, हम डीवीडी यूज़ करते थे, केबल टीवी यूज़ करते थे। बट 2024 में लोग कहाँ स्पेंड कर रहे हैं पैसा? इंटरनेट डेटा पे। लोग कहाँ पैसा स्पेंड कर रहे हैं? OTT प्लेटफॉर्म पे। लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी करवा रहे हैं, लोग स्मार्टफोन्स ले रहे हैं, लोग डिजिटल सर्विसेज ले रहे हैं। जो हेल्थ सर्विसेज है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, जो एजुकेशन सर्विसेज हैं उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। इसीलिए अगर हम CPI का 2012 का बास्केट यूज़ करेंगे, देन इट मे नॉट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट टुडेज एक्चुअल हाउस होल्ड स्पेंडिंग पैटर्न। इसीलिए हमने CPI बेस ईयर को 2012 से रिवाइज करके 2024 कर दिया है। उसी तरह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का भी बेस ईयर बदल के 2022-23 कर दिया गया है। इसका क्या फ़ायदा है? नाउ ये हमको पता है कि GDP 2 टाइप की होती है। एक आपका नॉमिनल GDP होता है, दूसरा रियल GDP होता है। जो नॉमिनल GDP होता है उसको हम करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, बट जो रियल होता है उसको हम बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। एंड अभी देखा जाए तो हमारी इकॉनमी का स्ट्रक्चर 2011-12 से बहुत बदल गया है, बहुत अलग हो गया है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि अब हमारी डिजिटल इकॉनमी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है। हम UPI यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो फिनटेक इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रोन कर गया है, ई-कॉमर्स जो है वो काफ़ी ग्रो कर गया है, GST आ चुका है, सर्विस सेक्टर एक्सपेंड हो चुका है, स्टार्टअप ग्रो कर चुका है, प्लेटफॉर्म इकॉनमी ग्रो कर चुका है। एंड GST की वजह से, डिजिटल पेमेंट की वजह से इकॉनमी में बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन आया है। दैट इज़ वाई 2011-12 का जो डेटा है दैट विल नॉट फुली कैप्चर और दैट विल नॉट फुली रिफ्लेक्ट दी प्रेजेंट इकॉनमी। ठीक है, सो ये हमने बात की बेस ईयर की। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बेस ईयर टारगेटिंग क्या होता है या फिर बेस ईयर इफ़ेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि बेस ईयर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नाउ इन्फ्लेशन से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी है RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा हम RBI की हिस्ट्री देखते हैं। RBI को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में। ये डेट याद रखना, बहुत से एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, प्लस क्रोनोलॉजी वाइज भी दिया जा सकता है। तो 1 अप्रैल 1935 में RBI को इस्टेब्लिश किया गया थ्रू RBI एक्ट 1934। थोड़ा सा आप क्रोनोलॉजी देखो। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है, तो ये नाम भी याद रखना, चेंज करके दिया जा सकता है। हिल्टन यंग कमीशन बहुत फेमस है, बट रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस उतना फेमस नहीं है, तो इसको याद रखना। इसके बाद 1934 में RBI एक्ट पास किया गया। नेक्स्ट 1949 में RBI को नेशनलाइज कर दिया गया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी 1949 में पास किया गया था। उसके बाद 2016 में RBI एक्ट को अमेंड करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, नाउ RBI के फंक्शंस क्या क्या हैं?
सबसे पहला फंक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी अथॉरिटी। इसके थ्रू आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, फॉर्मुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड क्या है? इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई करेंसी इशू करता है। इट इज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ आरबीआई टू इशू बैंक नोट्स एक्सेप्ट ₹1 का नोट प्लस कॉइन्स। कॉइन्स और ₹1 का नोट कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस एक्ट के थ्रू? तो आपका कॉइनेज एक्ट 1906 है। कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ओन्ड फैसिलिटी है? एक आपकी मुंबई में है, एक आपका कोलकाता में है, एक आपका नोएडा में है और एक आपका हैदराबाद में है। ये 4 जगह हैं जहाँ पे कॉइन मिंट होता है। याद रखना, मुंबई, कोलकाता, नोएडा एंड हैदराबाद। कॉइन और ₹1 का नोट कौन छापता है, कौन मिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जो बैंक नोट है उसको इशू कौन करता है? आरबीआई इशू करती है। सिंस जो करेंसी नोट है उन पे आप देखोगे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है एंड उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को x रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। डैट मीन्स कि जो करेंसी नोट है वो आरबीआई की लायबिलिटी है। याद रखना कि जो करेंसी नोट आरबीआई छापती है, इशू करती है, वो आरबीआई की लायबिलिटी है, क्योंकि जब भी आप उसको बैंक ले जाओगे आरबीआई को, बैंक को उतना रुपया आपको वापस देना होगा। सो करेंसी नोट इशूड बाय आरबीआई इज़ अ लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, नॉट एन एसेट। इसको आप ध्यान रखना। अभी हम आगे देखेंगे कि आरबीआई का क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, बट यहाँ पढ़ लो कि जो करेंसी नोट है वो आरबीआई की लायबिलिटी होती है। थर्ड फंक्शन क्या होता है? थर्ड वन इज बैंकर टू गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमारा खाता एसबीआई में होता है उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का खाता जो है वो आरबीआई में होता है। जैसे हमको लोन लेना होता है, कर्ज लेना होता है, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाते हैं, एचडीएफसी जाते हैं। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर, एजेंट एंड डेट मैनेजर कौन होता है? आरबीआई। इसी तरह आरबीआई जो है वो बैंक का भी बैंकर है। डैट मीन्स कि जो बाकी शेड्यूल बैंक हैं, बाकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, वो आरबीआई में अपना खाता मेंटेन करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट वन, आरबीआई जो है वो बैंक्स का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। डैट मीन्स कि जब सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे तब आरबीआई आएगा रेस्क्यू में ड्यूरिंग क्राइसिस टाइम। सो इट प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू बैंक्स। नेक्स्ट वन, आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है अंडर फेमा एक्ट 1999। सो आरबीआई इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेज करता है एंड इट यूजेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू रिड्यूस एक्सेसिव वॉलेटिलिटी। इसी के थ्रू इन्फ्लेशन को भी मैनेज किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको हम देखेंगे। करेंसी का जो डेप्रिसिएशन होता है, अप्रिसिएशन होता है, सब इसी के थ्रू होता है। नेक्स्ट देखो, आरबीआई एक्ट एज ए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। आरबीआई इंडिया का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम मैनेज करता है थ्रू पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके थ्रू वो अलग अलग पेमेंट गेटवे को लाइसेंस देता है। इट ऑल्सो रेगुलेट नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, यूपीआई इकोसिस्टम हो गया, कार्ड नेटवर्क हो गया एंड अदर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ना यूपीआई देखोगे, इसको ऑपरेट कौन करता है? इसको ऑपरेट एनपीसीआई करता है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि यूपीआई इज मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय आरबीआई, तो ये गलत होगा, क्योंकि यूपीआई जो है उसको ऑपरेट एनपीसीआई करता है अंडर द रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है? यूपीआई इकोसिस्टम को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन, आरबीआई एक्ट एज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। डैट मीन्स कि आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट करता है अलॉन्ग विथ नाबार्ड। इसके बाद एनबीएफसी, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इसके बाद ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इनको आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है एंड सुपरवाइज करता है। इसके साथ साथ लास्ट क्या रोल है आरबीआई का? डेवलपमेंट रोल है। डैट मीन्स कि आरबीआई इंश्योर करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी। तो ये 8-9 आरबीआई के फिक्स रोल हो गए, फिक्स फंक्शन हो गए। एग्जाम में 3-4 स्टेटमेंट दे सकता है, पूछ सकता है कि ये है कि नहीं है, तो इनको बाई हार्ट लर्न कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं आरबीआई की बैलेंस शीट, मतलब आरबीआई का क्या एसेट होता है और क्या लायबिलिटी होता है। इसके बाद आरबीआई का इनकम क्या होता है। एक बात आप और याद रखना कि एसेट इज़ नॉट इक्वल टू
इनकम। डैट मीन्स कि एसेट क्या होता है, एसेट मीन्स कि आरबीआई जिस चीज़ को ओन करता है उसको एसेट कहते हैं। एंड इनकम क्या होता है, जो उस एसेट से, जो उस ऑपरेशन से आरबीआई अर्न करता है उसको हम इनकम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीआई 1000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड करता है, तो ये 1000 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या हो गई, आरबीआई की एसेट हो गई। एंड मान लो इसी गवर्नमेंट के थ्रू आरबीआई साल में 70-80 करोड़ का इंटरेस्ट जनरेट करता है, तो ये क्या हो गया 70-80 करोड़, ये आरबीआई का इनकम हो गया। तो याद रखना कि एसेट अलग होता है आरबीआई का और इनकम अलग होता है। जो एसेट से कमाई होती है वो होता है आरबीआई का इनकम। ना हम आरबीआई के बैलेंस शीट को देखें तो जैसे बैलेंस शीट में 2 पार्ट होता है, 2 सेक्शन होता है, एसेट्स का एंड लायबिलिटीज़ का। सबसे पहले हम एसेट्स को देखते हैं, आरबीआई के क्या क्या एसेट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो भी फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं। डिपॉजिट विथ फॉरेन सेंट्रल बैंक, वो आरबीआई के एसेट्स होते हैं क्योंकि आरबीआई को उस पर इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद जो गोल्ड रिजर्व आरबीआई हेल्ड करता है एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो आरबीआई का एसेट होता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, उस पर आरबीआई इंटरेस्ट अर्न करता है, तो वो भी आरबीआई का एसेट है। जो आरबीआई लोन देता है बैंक को, गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो आरबीआई का एसेट होता है। इसके बाद आरबीआई के जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इन डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंशियल एसेट्स, वो आरबीआई के एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई जो भी इन्वेस्टमेंट करता है आउटसाइड इंडिया एज पार्ट ऑफ रिजर्व मैनेजमेंट, वो आरबीआई के जो होते हैं एसेट होते हैं। लायबिलिटीज़ की बात करें, जैसे हमने अभी बताया, जो करेंसी होती है, जो बैंक नोट होता है, वो आरबीआई की लायबिलिटी होती है। इनफैक्ट मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, द टोटल लायबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री इज़ कॉल्ड, पहला ऑप्शन है एग्रीगेट मनी रिसोर्स, दूसरा ऑप्शन है ब्रॉड मनी, तीसरा ऑप्शन है मनी मल्टीप्लायर, चौथा ऑप्शन है हाई पावर्ड मनी। बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, दूसरा ब्रॉड मनी, तीसरा मनी मल्टीप्लायर और चौथा है आपका हाई पावर्ड मनी। जितनी बातें हमने अभी तक की हैं उसको आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत ईजिली इसका आंसर कर दोगे। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे प्लीज़ इसका आंसर करना, इग्नोर मत करना। दिस विल शो कि आप एग्ज़ाम को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हो, कितने अटेंटिव हो। नहीं भी पता होगा तो गूगल पे एक बार सर्च करना, गूगल पे पढ़ के फिर आके कमेंट करना। बट सब लोग इसका कमेंट करना कि इसका राइट आंसर क्या है, टोटल लायबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री क्या होता है। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे नोट इशू पहली लायबिलिटी है। दूसरा डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, जो भी CRR बैलेंस होता है, करंट अकाउंट होता है, सेटलमेंट बैलेंस ऑफ बैंक विथ आरबीआई, वो भी आरबीआई की लायबिलिटी होती है। तीसरा डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपना मनी जो है वो आरबीआई में पार्क करती है, वो आरबीआई की लायबिलिटी होती है। इसके बाद डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका डिपॉजिट जो आरबीआई में होता है वो आरबीआई की लायबिलिटी होती है। रिजर्व रेपो, एसडीएफ बैलेंस, ये आरबीआई की लायबिलिटी होती है बिकॉज दीज आर मनी पार्क्ड बाय बैंक इन आरबीआई, तो ये भी आरबीआई की लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट वन रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज लाइक अनरियलाइज्ड लॉस और गेन ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एसेट, गोल्ड या फिर एक्सचेंज रेट, उसकी वजह से आरबीआई का जो लॉस होता है, जो गेन होता है, वो आरबीआई की लायबिलिटी होती है। एंड नेक्स्ट वन कंटिजेंसी फंड, ये एक रिस्क बफर होता है जो कि आरबीआई मेंटेन करती है फॉर फाइनेंशियल, फॉर मॉनेटरी एंड फॉर एक्सचेंज रेट रिस्क, उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये आपके आरबीआई का बैलेंस शीट हो गया ना। हम सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, कहाँ कहाँ से आरबीआई कमाती है, सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है। पहला हमने देख लिया इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आरबीआई इनकम। नेक्स्ट वन इनकम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, आरबीआई फॉरेन करेंसी बाय करती है, सेल करती है टू मैनेज एक्सेसिव वॉलेटिलिटी, तो उसकी वजह से जो फ़ायदा होता है वो आरबीआई का इनकम होता है। इंटरेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम लिक्विडिटी ऑपरेशन, जो हम रेपो ऑपरेशन की बात करते हैं, एमएसएफ की बात करते हैं, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। सो जब बैंक आरबीआई से बोरो करते हैं दे पे इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो आरबीआई का इनकम होगा। कमीशन फ्रॉम गवर्नमेंट बिजनेसेस, आरबीआई जो है गवर्नमेंट का रिसीट मैनेज करती है, पेमेंट मैनेज करती है, डेट मैनेज करती है, जिसकी वजह से आरबीआई कमीशन अर्न करती है। बिकॉज आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर एंड
डेट मैनेजर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी आरबीआई का इनकम है। एंड द लास्ट वन इज सेनियोरेज। सेनियोरेज क्या होता है? जब भी आरबीआई कोई भी करेंसी इशू करती है, देन इट एक्वायर इंटरेस्ट अर्निंग एसेट अगेंस्ट डेट करेंसी। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई 500 रुपये का नोट प्रिंट कर रही है, बट द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 500 रुपी नोट इज मच लोअर देन 500। तो 500 रुपये के नोट को प्रिंट करने में जितना कॉस्ट लगेगा वो 500 रुपये से काफ़ी कम होता है। बट अगेंस्ट दिस करेंसी लाइबिलिटी आरबीआई होल्ड एसेट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फॉरेन एसेट। दैट इज वाई द इनकम फ्रॉम दोज एसेट्स बिकम सोर्स ऑफ आरबीआई अर्निंग, राइट। बहुत ही सिंपली मैं आपको बताऊं तो सेन्योरेज क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ आरबीआई बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, 500 रुपये का जो नोट छापने में पैसा लगेगा, कॉस्ट लगेगा, वो 500 रुपये से भी कम होगा। तो जो प्रॉफिट है वो आरबीआई का अर्निंग हो जाता है, इनकम हो जाता है। लेकिन जो सेन्योरेज इनकम होता है वो इनडायरेक्ट इनकम होता है, डायरेक्ट इनकम नहीं होता, ये इनडायरेक्ट इनकम है। इसीलिए इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लेट मी शो यू, ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, ये ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, ये ठीक है। इसके बाद पांचवा देखो, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट, ये आपका इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट नहीं है। तो इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है कि यूपीएससी इसका सिर्फ 1 और 2 दे दे, या फिर 1, 2 और 5 भी हो सकता है। ये देखना पड़ेगा कि यूपीएससी इसका क्या सही मानती है, 1 और 2 या फिर 1 to 5, क्योंकि पांचवा जो है वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब यूपीएससी इसको किस तरीके से लेता है वो तो आंसर की आने के बाद पता चलेगा। नाउ यहाँ पे हमने पूरा आरबीआई को देख लिया, पूरा एमपीसी को देख लिया, हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग देख ली, हमने बेस ईयर देख लिया, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे, हमने उनको देख लिया। नाउ अब चलो आराम से बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। और इसके बाद ये इन्फ्लेशन के कुछ पीवाईक्यूज़ हैं, आप इसको लगा लेना। मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, प्लस जो ये नोट्स है ना इसको भी पोस्ट कर दूंगा। मात्र 4 पेज का नोट्स है और ये 4 पेज आपको आराम से 2 से 7 क्वेश्चन सही करा सकते हैं। डेट मीन्स 4 से 14 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो इन्फ्लेशन होता क्या है, सिंपल टर्म में बात करें तो जब हमारी इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन देखो बुरा नहीं होता, अगर एक ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रहे तो वो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट और आरबीआई जो इन्फ्लेशन का बैंड चूज़ की है वो है 4 ± 2%, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन रह सकता है। इससे ज़्यादा जाता है तब भी प्रॉब्लम है, इससे कम होता है तब भी प्रॉब्लम है। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ेंगे। इसी का उल्टा होता है डिफ्लेशन, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस गिर जाते हैं तब हम उसको डिफ्लेशन कहते हैं। सिंपल टर्म में बात करें तो इन्फ्लेशन जब 0% से नीचे आ जाता है, जब नेगेटिव हो जाता है, तब उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। और जब इन्फ्लेशन कम होता है बट पॉजिटिव रहता है तो उसको हम कहते हैं डी इन्फ्लेशन। ठीक है, 2 अलग अलग टर्म है, एक होता है डी इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में इन्फ्लेशन 0% से नीचे आ जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है, और डी इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन कम तो होता है बट पॉजिटिव ही रहता है। तो ये कुछ टर्म्स इनको जान जाओ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि जब भी इन्फ्लेशन की बात की जाएगी तो इसका मतलब ये है कि इकॉनमी में मनी ज़्यादा है, इकॉनमी में पैसा ज़्यादा है। और जब भी डिफ्लेशन की बात होगी या फिर रिसेशन की बात होगी उस टाइम पे इकॉनमी में पैसा कम है। इन्फ्लेशन में जनता के हाथ में पैसा रहेगा, डिफ्लेशन में जनता के हाथ में पैसा नहीं रहता है। 2 टर्म होता है, एक होता है इन्फ्लेशन गैप, एक होता है डिफ्लेशन गैप। जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है तब इन्फ्लेशन गैप होता है, और जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है तब डिफ्लेशन गैप होता है। इसको आप ऐसे समझो ग्राफ के थ्रू, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मान लो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, ये इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड है। हमने ये सोचा कि एग्रीगेट डिमांड इतना ही रहेगा, बट मान लो किसी रीज़न की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया तो जो ये गैप है ना इसको कहते हैं इन्फ्लेशन गैप। इसी का उल्टा होता है डिफ्लेशन गैप। मान लो किसी रीज़न की वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड घट गया तो जो ये गैप आता है उसको कहते हैं डिफ्लेशन गैप। तो ये आपका होता है इन्फ्लेशन गैप जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, और जब एग्रीगेट डिमांड घट जाता है तो होता है डिफ्लेशन गैप। क्यों होता है, किस वजह से होता है, लेट अस सी। नाउ इन्फ्लेशन गैप क्यों होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता क्यों है? जनता के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, इकॉनमी में पैसा ज़्यादा रहेगा
तो डिमांड बढ़ जाएगी, बट सप्लाई तो उतना ही रहेगा ना, तो आपका इन्फ्लेशन गैप आता है। दूसरा, लोग ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि मनी ज़्यादा रहेगा तो लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, मनी ज़्यादा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों के हाथ में और मनी आएगी, और मनी आएगा तो फिर और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट जब ज़्यादा होता है, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इकॉनमी में मनी पंप कर रही है। इकॉनमी में मनी है, डेट मीन्स लोगों के हाथ में मनी है, लोगों के हाथ में मनी है, इसका मतलब डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, बट सामानों की, चीज़ों की सप्लाई उतनी ही है, इसीलिए इन्फ्लेशन होगा। इसके बाद पाँचवा है, मान लो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डेट मीन्स इकॉनमी में हमारे डॉलर आएगा। डॉलर को सक करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, डॉलर बाय करेगी, रूपी इंजेक्ट करेगी। रूपी इंजेक्ट करेगी तो इन्फ्लेशन अपने आप फिर से बढ़ जाएगा। सिक्स्थ क्या है, मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकॉनमी हमारी बूम कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा। जस्ट इसका उल्टा होता है डिफ्लेशनरी गैप में, जो यहाँ पढ़ोगे ना वही यहाँ भी होगा। यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, यहाँ पे लोग ये सोचेंगे कि पैसा कम खर्च करते हैं, सेव करते हैं, तो जब सेविंग करेंगे इकॉनमी में मनी सप्लाई कम होगा, डिफ्लेशन होगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रहा है, तब डिफ्लेशन आएगा। गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन करे, गवर्नमेंट पैसा खर्चा नहीं कर रही है, तब आपका डिफ्लेशन आएगा। नेट एक्सपोर्ट आपका कम हो रहा है, तब डिफ्लेशन आएगा। या फिर इकॉनमी में आपका डिप्रेशन है, रिसेशन है, जिसकी वजह से डिमांड कम है, तो आपका डिफ्लेशनरी गैप आएगा। तो ये तो रहा आपका इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन क्यों होता है और डिफ्लेशन क्यों होता है, कि इन्फ्लेशन मतलब क्या है, यहाँ पे IN है। IN मतलब इंक्रीज़ इन डिमांड, इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई। IN से मतलब इकॉनमी में आपके मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। DE मतलब डिक्रीज़ इन मनी सप्लाई, डिक्रीज़ इन डिमांड। तो आप ऐसे याद रखना हमेशा कि इन्फ्लेशन मतलब कि इकॉनमी में पैसा ज़्यादा है, डिफ्लेशन मतलब इकॉनमी में पैसा कम है। नाउ आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर इन्फ्लेशन से फाइट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, उन टूल्स को आप देख लो। जब आरबीआई इन्फ्लेशन से फाइट करता है तो क्या करेगा, जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी उसको टाइट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डियर मनी पॉलिसी, हॉकिश मनी पॉलिसी, ये कीवर्ड याद रखना, टाइट, कॉन्ट्रैक्शनरी, डियर, हॉकिश। ये कब होगा, जब इन्फ्लेशन से फाइट करना होगा, इन्फ्लेशन कम करना होगा इकॉनमी में। इसके अंदर आरबीआई क्या करेगी, जो बैंक के पास रिजर्व रेशियोज होता है उसको बढ़ा देगी, जिसकी वजह से बैंक के पास ज़्यादा मनी होगा, बैंक में ज़्यादा मनी पार्क होगा, बैंक लोन कम दे पाएगी, इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन कम होगा। सो फाइनली इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। इसी तरह आरबीआई रेट्स बढ़ा देगी। फॉर एग्जांपल आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दी तो जो बैंक है उसको आरबीआई से पैसा लेना महंगा पड़ेगा। जो आरबीआई से बोरो करती है बैंक, उसको एक्सपेंसिव बोरोइंग लगेगी, जिसका एंड रिजल्ट ये होगा कि बैंक जो है वो लोन कम देगी, लोन में पैसे कम घुमाएगी, एंड फाइनली जो इकॉनमी में मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगा। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें आरबीआई क्या करेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके जो पैसा है, जो मनी सप्लाई है, उसको रिड्यूस कर देगी। अभी आपने देखा है यहाँ पे कि रिवर्स रेशियो हो गया, पॉलिसी रेट हो गया, इसकी वजह से बैंक लोन में पैसा कम घुमा पाएगी, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट रहेगा बैंक का ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। पहले जो आपको पैसा मिलता था मान लो 5% इंटरेस्ट पे, अब वो आपको 7% मिलेगा। जब 7% पे मिलेगा तो लोग पैसा कम उठाएंगे बैंक से, तो ऑटोमेटिकली जो मनी सप्लाई है ना वो कम हो जाएगा। देखो आप आराम से इन्फ्लेशन समझ लो, इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा डिफ्लेशन होता है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप इन्फ्लेशन समझ लोगे, उसी का जस्ट उल्टा करते जाना। जैसे यहाँ पे टाइट पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, डियर, हॉकिश। उसी तरह डिफ्लेशन में क्या होता है, ईजी मनी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, चीप, डोविश। उसमें रिजर्व रेशियो को बढ़ाते थे, यहाँ पे घटाते हैं। वहाँ पॉलिसी रेट बढ़ाते थे, यहाँ पे घटाते हैं। उसमें क्या होता था कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती थी ताकि इकॉनमी से पैसा खींच सके। इसमें क्या करेगी आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगी ताकि पैसा इकॉनमी में इंजेक्ट कर सके। वहाँ क्या था, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि बैंक के पास कम पैसा रहता है लोन में घुमाने के लिए, बट यहाँ क्या है, इंटरेस्ट रेट घट जाएंगे बिकॉज बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा लोन में घुमाने के लिए। इसके बाद देखो एक इन्फ्लेशन का रेपरकशन होता है कि बॉन्ड प्राइसेस घट जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। ना इसको आप समझो कि बॉन्ड प्राइस क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझो कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। जब भी किसी बिजनेस को पैसा लेना होता है तो वो दो तरीके से ले सकता है, या तो शेयर इशू करके या तो बॉन्ड इशू करके। शेयर जो होता है वो इक्विटी होता है, बट बॉन्ड जो होता है वो डेट होता है। डेट मतलब उधार लेना। तो मान लो कोई ए पर्सन है, उसको पैसा लेना है, वो मार्केट में अपना एक बॉन्ड इशू करता है। बॉन्ड के ऊपर देखो ना एक वैल्यू लिखी होती है, उसको कहते हैं फेस वैल्यू। मान लो पहली बार जो प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड बिक रहा है ये 100 रुपये में बिक रहा है,
और जो बॉन्ड इशू कर रहा है ए, इसको पैसा उठाना है मार्केट से, इसीलिए बॉन्ड इशू कर रहा है। बॉन्ड का फेस वैल्यू क्या है, तो 100 है, मतलब 100 रुपये में प्राइमरी मार्केट में बॉन्ड बेच रहा है। मान लो बी जो है ना, ये बॉन्ड खरीद लिया है 100 रुपये में। अब क्या होता है, ए ये बोलता है बी से इस बॉन्ड की पार वैल्यू या फेस वैल्यू 100 रुपया है और इस पर कूपन रेट या फिर इंटरेस्ट रेट मैं आपको 5% दूंगा। डैट मीन्स इस वक्त ए को कितना रुपया मिला, 100 रुपया मिला, क्योंकि बी ने 100 रुपये में ये बॉन्ड खरीद लिया। 1 साल बाद जब बी वापस आएगा पैसा लेने, तो ए बी को कितना रुपया देगा, 105 रुपया। 100 रुपया तो फेस वैल्यू वाला देगा, साथ में 5% का इंटरेस्ट है तो 105 रुपया देगा। ये तो आपका सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे ए जो है वो बॉन्ड इशू कर रहा है क्योंकि उसको पैसा चाहिए, और जो बी है वो बॉन्ड होल्डर है, वो बॉन्ड को ले रहा है और वो लेंडर है, वो पैसा दे रहा है। इसलिए बी जो है वो लेंडर है और ए जो है वो डेटर है। ना ये चीज़ तो आप समझ गए। इसके बाद देखो, ये आपका बॉन्ड है, 100 रुपया इसकी पार वैल्यू है, 5% इस पर रिटर्न मिलता है। बट सेकेंडरी मार्केट में इस बॉन्ड को 105 रुपये में बेचा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ये 5% रिटर्न होता है ना, वो बॉन्ड की फेस वैल्यू पे मिलता है। डैट मीन्स ये बॉन्ड 105 रुपये का हो गया है, बट आपको रिटर्न कितना मिलेगा, रिटर्न तो 5% ही मिलेगा, बट आपकी यील्ड कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5/100 इंटू 100, ये 100 क्या है, ये वाला प्राइस हो गया, ये काट देंगे तो रिटर्न हमारा कितना है, 5% है, यील्ड हमारी 5% है। बट यहाँ क्या हो जाएगा, 5/105 इंटू 100, यहाँ पे यील्ड कितना आएगा, तो 4.7%। रिटर्न तो आपको 5% ही मिल रहा है, बट यील्ड आपकी कम हो जा रही है। यील्ड कितनी हो जा रही है, 4.7%। अब देखो, आप बेसिक तो समझ गए कि जब बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाता है। इसी का उल्टा हो जाएगा, जब बॉन्ड प्राइस घटेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। मान लो 5 रुपया घट गया तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5, बॉन्ड प्राइस कितना हुआ, 95 इंटू 100, तो यहाँ जो यील्ड आएगा वो आएगा 5.2%। नाउ अब देखो इन्फ्लेशन में क्या होता है, ये जो ए था वो बी को बॉन्ड बेचा, बी को वो बॉन्ड बेचा 100 रुपये पार वैल्यू में। अब इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में, बी को कितना रिटर्न मिल रहा था, 5% का मिल रहा था, बट मान लो जो इन्फ्लेशन है वो 3% है, तो इफेक्टिव रिटर्न कितना मिलेगा बी को, सिर्फ 2% मिलेगा। डैट इज़ वाई बी ये सोचेगा कि इस बॉन्ड को रखने की जगह मैं क्या करूं कि बॉन्ड को बेच दूं। ऐसे ही मार्केट में काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी तो बॉन्ड प्राइस जो है वो घट जाएगा, और जब बॉन्ड प्राइस घट जाता है तो बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ हमने देखा कि जब बॉन्ड प्राइस घट जा रहा है तो बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जा रहा है। इसका सेम उल्टा हो जाएगा डिफ्लेशन वाले में, यहाँ पे बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड जो है वो घट जाता है। तो आपने यहाँ समझा कि इन्फ्लेशन और बॉन्ड प्राइस का क्या रिलेशन है, एंड बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का क्या रिलेशन है। नाउ ये सारे स्टेप तो आरबीआई लेगी इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ स्टेप लेती है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। पहला, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देना, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाती है तो इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो जाता है। मनी सप्लाई कम हो गया तो इन्फ्लेशन जो है वो कर्टेल हो जाता है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होने से कई बार क्राउडिंग इन इफेक्ट भी होता है। देखो, 2 टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होता है क्राउडिंग इन इफेक्ट, दूसरा होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग इन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इकोनॉमी में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो मार्केट से पैसा उठा सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो बोरो नहीं कर रही है। बट देखो, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होती है तब भी क्राउडिंग इन इफेक्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस दे रही है। इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करती है ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। तो बहुत बार गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होती है तब भी क्राउडिंग इन इफेक्ट होता है। इसके बाद देखो, इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्सेस बढ़ा सकती है। टैक्सेस बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि लोगों के हाथ में पैसा कम है, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम है। जब टैक्सेस बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो बजट सरप्लस हो जाएगा। तो ये रहा आपका इन्फ्लेशन से फाइट करने का तरीका आरबीआई का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे तो आप डिफ्लेशन से फाइट करने का तरीका मिल जाएगा आपको। ये मैंने आपको बता ही दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी उल्टा ही होता है। यहाँ देखो, गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग बढ़ा देती है तो कई बार क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर रही है स्पेंड करने के लिए, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को लोन बहुत महंगा मिलता है। जो प्राइवेट सेक्टर के लिए लोनेबल फंड होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसको हम आगे भी देखेंगे। सेकंड वन इज़ गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है सो दैट लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाए और लोग ज़्यादा खर्च करें। और जब ऐसा करेगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का क्या होगा, बजट डेफिसिट होगा। मोटा मोटा आप समझ लो सिंपल वर्ड में, जब इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग में सिर्फ ये डाल लेना
इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट और आरबीआई जो भी स्टेप लेगी उसका सिर्फ ये फोकस रहेगा कि कैसे भी करके हमको इकोनॉमी से मनी सप्लाई को, इकोनॉमी से पैसे को कम करना है। ये होता है इन्फ्लेशन से फाइट करने का तरीका। और डिफ्लेशन में क्या होता है, इसका पूरा उल्टा हो जाता है। डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट और आरबीआई ये सोचेगी कैसे हम इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाएं। डिफ्लेशन में मनी सप्लाई बढ़ाना होता है, इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई कम करना होता है। बस ये थंब रूल याद रखना, कैसा भी इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आएगा ना आप आराम से टैकल कर लोगे। नेक्स्ट वन देखो, इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है तब क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पहला, परचेजिंग पावर कम हो जाता है। इन्फ्लेशन से पहले क्या था, आपके पास 100 रुपया था तो आप 2 ब्रेड के पैकेट खरीद सकते थे। बट इन्फ्लेशन के बाद क्या होगा कि आप 100 रुपये का सिर्फ एक ही पैकेट खरीद पाओगे। डैट मीन्स जो आपका परचेजिंग पावर है ना वो कम हो गया है। दूसरा, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाता है। चीज़ों के, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ेंगे तो आपके हाथ में जो पैसा रहेगा वो कम हो जाएगा। तीसरा, कैपिटल फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज अगर कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा डैट मीन्स डिमांड बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा, इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा कम हो जाता है। चौथा क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। एक फिलिप कर्व होता है, इसमें ये बताया गया है कि शॉर्ट टर्म में देखें तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इन्वर्स रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, बट ये एक ही लेवल तक होगा। इसके बाद हायर टैक्स कलेक्शन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे ताकि इकॉनमी मनी सप्लाई कम हो पाए, और जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। छठवां क्या है, रिड्यूस रियल वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट डेट एंड डेट टू जीडीपी रेशियो। इसके बाद देखो इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, जो डेट होता है, गवर्नमेंट का डेट होता है, उसकी रियल वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से डेट टू जीडीपी रेशियो भी रिड्यूस हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो गवर्नमेंट है ये और ये बैंक है। जब इन्फ्लेशन नॉर्मल था उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बैंक से 100 रुपया डेट लिया था 5% के इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब मान लो अभी इन्फ्लेशन 4% है, गवर्नमेंट को बैंक को पैसा लौटाना है, गवर्नमेंट कितना लौटाएगी, 105 रुपया। बट इस टाइम पे चूँकि इन्फ्लेशन है, ये जो 105 रुपया है ना, इसका वर्थ वही नहीं रहा जो 1 साल पहले था। डैट मीन्स अगर आप रियल टर्म में बात करो तो गवर्नमेंट के ऊपर जो डेट का बर्डन है वो कम हो गया है। इसी से आप 7th पॉइंट समझो कि जो इन्फ्लेशन होता है वो बोरोवर्स को बेनिफिट करता है। इस केस में बोरोवर कौन था, गवर्नमेंट था, और सफ़र कौन करता है, तो लेंडर सफ़र करता है। इस केस में लेंडर कौन था, तो बैंक था। तो इन्फ्लेशन क्या करता है, बोरोवर को फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि बोरोवर को रियल टर्म में कम वर्थ ऑफ मनी लौटानी होती है, बट वहीं लेंडर को कम पैसा मिलता है। जैसे आप ये समझो कि ए और बी है, बी से ए ने 100 रुपया लिया था 5% इंटरेस्ट पे। 1 साल बाद ए जो है बी को कितना लौटाएगा, 105 रुपया। बट मान लो इन्फ्लेशन अभी 4% है, तो रियल टर्म में जो परचेजिंग पावर बी की है ना वो कम हो जाएगी। सेम इसको आप समझ सकते हो डेटर और बॉन्ड होल्डर के टर्म में। यहाँ पे मान लो ए जो है वो डेटर है, ए जो है कर्जदार है, और बी जो है वो बॉन्ड होल्डर है। बॉन्ड होल्डर मतलब जो बॉन्ड लेगा और पैसा देगा। यहाँ पे बी ने पैसा दिया तो बी को नुकसान होगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन आ जाएगा तो सेम करेंसी सेम नंबर ऑफ गुड्स नहीं खरीद सकती है। मान लो 1 साल पहले बी ने 100 रुपया दिया था ए को, और 100 रुपये में बी 2 ब्रेड का पैकेट खरीद सकता है। बट 1 साल बाद जब ए ने 105 रुपया लौटाया, उस टाइम पे हो सकता है इन्फ्लेशन 4% हो, 5% हो, और बी जो है वो 100 रुपये में सिर्फ एक ही ब्रेड का पैकेट खरीद पाए। डैट इज़ वाई इन्फ्लेशन जो है वो बॉन्ड होल्डर के लिए, लेंडर के लिए, जो पैसा दे रहा है उसके लिए ख़राब है, बट जो बोरोवर है, जो डेटर है, उसके लिए अच्छा है। यहाँ लेंडर में कौन आ जाएगा, लेंडर में बैंक भी आ जाएगा। बैंक के लिए भी इन्फ्लेशन जो है वो ख़राब होता है। नेक्स्ट देखो, रूपी जो है ना वो डेप्रिशिएट होती है इन्फ्लेशन के टाइम पे। क्यों होता है आप ऐसे समझो, सिंपल जो मैंने आपको तरीका बताया था कि जब भी इन्फ्लेशन की बात की जाएगी तो अपने दिमाग में बस ये रखो कि इन्फ्लेशन मतलब ये होता है कि इकॉनमी में मनी ज़्यादा है, रुपया ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है। डैट मीन्स कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब मनी ज़्यादा है, रुपी ज़्यादा है। जो चीज़ ज़्यादा होती है वो डेप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। रुपी ज़्यादा है, डॉलर कम है, डैट मीन्स कि रुपी जो है डेप्रिशिएट होगा, और रुपी डेप्रिशिएट होता है तो रुपी की जो परचेजिंग पावर है वो भी कम होती है। पहले आप 100 रुपये में 2 ब्रेड का पैकेट खरीद सकते हो, बट अब 100 रुपये में सिर्फ एक ही खरीद सकते हो। इसका मतलब जो रुपी की परचेजिंग पावर है ना वो कम हो गई। नेक्स्ट आप देखो, कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए डेट फाइनेंसिंग करती है। डेट फाइनेंसिंग मतलब कि वो आरबीआई को बोलेगी कि आप न्यू करेंसी प्रिंट करो। आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को देगी, गवर्नमेंट आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी। बाकी जो न्यू करेंसी, न्यू मनी गवर्नमेंट के पास आया है वो गवर्नमेंट मार्केट में उतार देगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया। तो ये तो रहा आपके पूरे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट
कि इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी। इसके बाद देखो इन्फ्लेशन का रिलेशन रुपी से, एक्सचेंज रेट से। यहाँ तो मैंने आपको दिखाया कि रुपी डेप्रिशिएट होता है जब इन्फ्लेशन आता है। इसके बाद भी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी एप्रिसिएशन ऑफ रुपी, दूसरा होता है डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी। एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि रुपी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। पहले अगर $1 में 80 रुपये मिलता था तो अब $1 में आपको 50 रुपये मिलेगा। यहाँ देखो रुपी जो है ना कॉस्टली हो गया है, डैट मीन्स ये रुपी एप्रिशिएट कर गया है। नाउ जब एप्रिसिएशन होता है तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो रुपी की डिमांड है वो बढ़ गई है, बट रुपी का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो जिस चीज़ का मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है बट सप्लाई कम होता है, वो चीज़ क्या होगी, वो एप्रिशिएट करेगी। जब रुपी एप्रिशिएट होगा तो जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। सिंपल आप ये समझो कि जब रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा। पहले बैंक अगर से 5% ब्याज पे पैसे घुमाती थी तो अब 6% 60% पे घुमाएगी, क्योंकि जो रुपी की डिमांड है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट देखो, जब रुपी अप्रिशिएट होता है तो ये इंपोर्टर को बेनिफिट करता है, बट एक्सपोर्टर को ये अफेक्ट करता है, एक्सपोर्टर को ये नुकसान पहुंचाता है। इसको आप ऐसे समझो कि रुपी अप्रिशिएट होने का मतलब क्या है, पहले $1 जो था उसमें आपको 80 रुपये मिलता था, बट अब $1 में आपको 50 रुपये मिल रहा है। अब देखो इस केस में क्या होगा, जो इम्पोर्टर रहेगा उसको बाहर का सामान सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो कम रुपया पे करेगा बाहर का सामान इंपोर्ट करने के लिए। बट वहीं जो एक्सपोर्टर है उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक्सपोर्टर को कम रुपया मिलेगा, जब वो चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा तो उसको कम रुपया मिलेगा, बट जो इम्पोर्टर रहेगा उसको कम रुपया देना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एप्रिसिएशन है वो इम्पोर्टर को बेनिफिट करता है बट एक्सपोर्टर को नुकसान करता है। इसके बाद ये देखो कि जब एप्रिसिएशन ऑफ रुपी होगा तो नीर और रीर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट से एक्सपेंसिव हो जाएगा, एंड डेट इज़ वाई कंट्री जो होती है वो अपनी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस लूज़ कर देती है। तो इस बात को आप याद रखना कि नीर और रीर के बढ़ने से एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसकी वजह से किसी कंट्री का जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस रहता है वो कम हो जाता है ना। यहीं पे आप ये समझ लो कि नीर और रीर होता क्या है। नीर मतलब होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और रीर का मतलब होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नाम में ये नॉमिनल और रियर, जब आप नॉमिनल से इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हो तब आपको रियल इन्फ्लेशन मिलता है। डैट मीन्स अगर आप रीर की बात करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि रीर जो है वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम डॉलर से अपने एक्सचेंज रेट को कंपेयर करते हैं, लेकिन इंडिया का जो ट्रेड बास्केट है सिर्फ डॉलर से रिलेटेड नहीं है। इंडिया युआन में भी परचेज करता है, येन में भी परचेज करता है, पाउंड में करता है, यूरो में करता है। तो सारे बास्केट करेंसी का अगर हम वेटेड ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तब हमारा नीर निकलता है, और नीर को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद हमको रीर मिलता है, मतलब रियल एक्सचेंज रेट मिलता है। एक पॉइंट आप याद रखना कि जब रीर की वैल्यू 100 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो करेंसी है वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड में आप ये समझ लो कि मान लो अभी $1 में 50 रुपये मिल रहा है, बट असली में आपको $1 में 90 रुपये मिलना चाहिए था। अभी हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड है, वैल्यू ज़्यादा है बट रियल में औकात कम है, इसको कहते हैं ओवर वैल्यू होना। और अगर नीर की वैल्यू 100 से कम आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी करेंसी जो है वो अंडर वैल्यूड है। डेट मीन्स इसी का उल्टा हो जाएगा। मान लो अभी $1 में 90 रुपये मिल रहा है, बट असली में हमारी करेंसी की वैल्यू होनी चाहिए थी $1 में 50 रुपया, मतलब हमारी करेंसी थोड़ी और स्ट्रांग होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त हमारी करेंसी अंडर वैल्यूड है। ना जब अप्रिसिएशन ऑफ रुपी होता है उस टाइम पे इन्फ्लेशन जो होता है वो लो होता है। इन्फ्लेशन लो क्यों होता है, सिंपल सा आप समझ लो कि इन्फ्लेशन कब होता है, इन्फ्लेशन तब होता है जब इकोनॉमी में रुपी ज़्यादा हो। बट अप्रिसिएशन क्या होता है, अप्रिसिएशन तब होता है जब इकोनॉमी में रुपी कम हो। रुपी कम है इसीलिए रुपी का डिमांड ज़्यादा है और इसीलिए रुपी हमारा अप्रिशिएट हो रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो कम है, क्योंकि जो रुपी की सप्लाई है वो कम है। नेक्स्ट देखो, जब हमारा रुपी अप्रिशिएट होता है उस टाइम पे हमारी कंट्री में FDI आएगा, FII आएगा, क्योंकि अप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्या दिखाता है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो बूम कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट देखो, नेट एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ देखा ना कि एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर के मार्केट को एक्सपेंसिव लगते हैं। इसके बाद अप्रिसिएशन ऑफ रुपी से क्या होता है, लोअर डेट होता है। लोअर डेट होने की वजह से जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमी के ना ही अप्रिसिएशन अच्छा होता है ना ही डेप्रिसिएशन अच्छा होता है, क्योंकि अगर अप्रिसिएशन रहेगा तो एक्सपोर्टर को अफेक्ट करेगा और डेप्रिसिएशन रहेगा तो इम्पोर्टर को अफेक्ट करेगा। दैट इज़ वाई RBI को बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है। तो जब भी रुपी अप्रिशिएट होता है तो RBI क्या करता है, मार्केट से डॉलर को परचेज करेगा
और मार्केट में और रुपी इंजेक्ट करेगा। आप सिंपल एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऐसे समझ लो कि एप्रिसिएशन मतलब ये होता है कि हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में रुपी कम है और डॉलर ज़्यादा है, और डेप्रिसिएशन मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में रुपी ज़्यादा है डॉलर कम है। ये मोटा मोटा आप समझ के चलोगे तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए आप सॉल्व कर लोगे ना। जो हमने एप्रिसिएशन का पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा डेप्रिसिएशन हो जाता है। यहाँ पे जो रुपी की वैल्यू रहती है, करेंसी की वैल्यू रहती है, वो कम हो जाती है, और जो रुपी का डिमांड है वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है, दैट इज़ वाई जो रुपी है वो डेप्रिशिएट करेगी। नेक्स्ट देखो, जब रुपी का डिमांड कम है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। पहले बैंक अगर 4% पे लोन घुमाती थी तो अब 3% पे घुमाएगी, क्योंकि जो डिमांड है वही कम है। इसके बाद देखो, जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक्सपोर्टर को फायदा करता है और इम्पोर्टर को नुकसान करता है। यही आप एग्जाम्पल देख लो कि मान लो $1 में पहले 50 रुपये मिलता था, बट अब $1 में 80 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब जो आपका रुपी है वो डेप्रिशिएट हो गया है। इस केस में क्या होगा, इम्पोर्टर को इम्पोर्ट करने के लिए ज़्यादा रुपये देना पड़ेगा, बट एक्सपोर्टर को ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो इसीलिए जो डेप्रिशिएशन है वो एक्सपोर्टर के लिए अच्छा है, बट इम्पोर्टर के लिए बेकार है, बिकॉज उसको जो इम्पोर्ट है वो कॉस्टली पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नीर और रीर इंक्रीज होता था, यहाँ पे डिक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे डेप्रिशिएशन मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है। मनी सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। एक चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब डेप्रिशिएशन होता है तो जो इम्पोर्टर है उसको नुकसान होता है। जो चीज़ें बाहर से वो इम्पोर्ट करता है वो महंगी इम्पोर्ट करता है, कॉस्टली इम्पोर्ट करता है, जिसकी वजह से जब वो बेचेगा सामान तो कॉस्टली बेचेगा। दैट इज़ वाई कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि डेप्रिशिएशन की वजह से हमारे पास इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाता है। नेक्स्ट देखो, रुपये की डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारा सफ़र करेगा। नेक्स्ट, हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि ये बेनिफिट करता है एक्सपोर्टर को और इम्पोर्टर को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद देखो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है। वैसे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है, जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। बट यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे लिखा है कि इम्पोर्ट अफेक्ट होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। मतलब इस केस में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और इम्पोर्ट कम हो रहा है, तब भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि जो इम्पोर्ट है ना वो कॉस्टली हो जाएगा। मान लो हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट ऊपर से हमारा जो इम्पोर्ट है वो भी कॉस्टली हो जाएगा, तो जो आपका CAD रहेगा वो बढ़ जाता है। इसके बाद देखो, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग फॉरेन डेट इंक्रीजेस। इसका सिंपल आप एग्जांपल समझो कि मान लो कोई कंपनी है, जब उसने फॉरेन मार्केट से पैसा उठाया था उस टाइम पे $1 50 रुपये का था, बट अब $1 क्या हो गया है, 100 रुपये का हो गया है। तो जो कंपनी को फॉरेन डेट पे करना पड़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ गई। सिंपली आप इस पे ना ये जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर का एग्जांपल है उसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी का जो डेट वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट है वो रिड्यूस होगा, और इससे क्या होता है, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप देखो, पहले कोई वर्कर बाहर काम करता था, वो इंडिया में रुपया भेजता था, $1 कन्वर्ट करके 50 रुपये भेजता था, बट अब रुपया वीक हो गया है, रुपया डेप्रिशिएट हो गया है, तो $1 को कन्वर्ट करके वो 100 रुपये भेजेगा। तो जो वैल्यू ऑफ मनी वो इंडिया भेजेगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखो, डेट हमारा बढ़ेगा, जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला, ना एप्रिसिएशन अच्छा होता है ना डेप्रिसिएशन अच्छा होता है। एप्रिसिएशन में RBI क्या करेगी, तो डॉलर्स को बाय करेगी और रुपये को इंजेक्ट करेगी। डेप्रिसिएशन में क्या करेगी, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन में मार्केट में रुपये ज़्यादा है तो RBI मार्केट से रुपये को सक करेगी और डॉलर को सेल करेगी मार्केट में, ताकि मार्केट में रुपये कम हो जाए और डॉलर बढ़ जाए। ये रहा डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। एक होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखो, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन मोटा मोटा एक ही चीज़ होता है, बट डीवैल्यूएशन उसे कहते हैं जब कंट्री खुद से इंटेंशनली अपने मनी का, अपने करेंसी का वैल्यू रिड्यूस करती है। जैसे चाइना डिवैल्यू करती है, इससे क्या होता है, बाहर की मार्केट में चाइना का जो माल है वो सस्ता मिलने लगता है, एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। सिंपल थंब रूल आप याद रखो कि जब इन्फ्लेशन होगा डैट मीन्स इकॉनमी में मनी ज़्यादा हो गया है, डिफ्लेशन में इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो गया है, एप्रिसिएशन मतलब ये होता है इकॉनमी में रुपये कम है डॉलर ज़्यादा है, और डेप्रिसिएशन मतलब इकॉनमी में रुपये ज़्यादा है डॉलर कम है। बस यही आपको समझना है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि डेप्रिसिएशन में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो सिंपल तरीका आप समझो कि हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है, डैट मीन्स इकॉनमी में रुपये ज़्यादा है डॉलर कम है। RBI क्या करेगी, ये जो रुपये ज़्यादा है इसको कम करने के लिए मार्केट से रुपये खरीदेगी और डॉलर को इंजेक्ट करेगी। जब डॉलर इंजेक्ट करेगी तो फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब डेप्रिशिएट होता है रुपये तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है
वो कम हो जाता है। इस तरह से आप आराम से लिंक बैठा सकते हो। नाउ कुछ कीवर्ड देख लो आप इन्फ्लेशन से रिलेटेड। पहला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अर्बन, रूरल और कंबाइंड कौन पब्लिश करता है? तो एनएसओ पब्लिश करता है। बेस ईयर क्या है? 2011-12। सीपीआई जो इन्फ्लेशन कैप्चर करेगा उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों रहता है, बट डब्ल्यूपीआई जो कैप्चर करता है सिर्फ गुड रहता है, क्योंकि जो सर्विसेज रहता है वो होलसेल मार्केट में ट्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, सीनियरेज किसे कहते हैं? ये वो कंडीशन होता है जब गवर्नमेंट प्रॉफिट करती है बाय इशूइंग करेंसी। मान लो गवर्नमेंट 10 रुपया छाप रही है, 10 रुपया प्रिंट कर रही है, बट 10 रुपये को प्रिंट करने में गवर्नमेंट का कॉस्ट कितना आ रहा है? 8 रुपया। तो जो 2 रुपये प्रॉफिट हुआ ना, वो सीनियरेज होता है। इसके बाद देखो, इन्फ्लेशन टारगेट को डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई हर 5 साल में। नेक्स्ट देखो, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक और इंडिकेटर होता है, उसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इसमें क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी देखते हैं हम लोग जो करंट प्राइस पे होता है, उसको रियल जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस पे होता है उसे डिवाइड करते हैं। जब वो कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर पे रहता है। जो रियल जीडीपी रहता है उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है। एक टर्म होता है स्टैगफ्लेशन। इस सिचुएशन में इकॉनमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है और ग्रोथ जो होती है वो कम होती है। स्क्यूफ्लेशन किसे कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन मतलब ये होता है कि कुछ चुनिंदा कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं, बाकी दूसरी जो कमोडिटी होती है, दूसरे जो गुड्स होते हैं, उनमें जो इन्फ्लेशन होता है वो नॉर्मल होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? जो टोटल इन्फ्लेशन होती है इकॉनमी में उसे हेडलाइन कहते हैं। और जब इस हेडलाइन से हम फूड एंड एनर्जी आर्टिकल्स को माइनस कर देते हैं तब हमको कोर इन्फ्लेशन मिलता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो 2 दूध का पैकेट है, इसको खरीदने वाले 2 लोग हैं, बट किसी वजह से इसको खरीदने के लिए 4 लोग आ गए। अब देखो, डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई कम है, तो दूध का जो दाम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? जब सप्लाई कम हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। मान लो यही 2 दूध का पैकेट है और यहाँ खरीदने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, बट जो कंपनी दूध बनाती है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गया, तो पहले जो ये शॉपकीपर 50 रुपये में दूध खरीद रहा था उसको अब 60 रुपये मिल रहा है, तो ये शॉपकीपर आगे भी दूध को महंगा कर देगा। तो यहाँ देखो, डिमांड बढ़ने की वजह से दाम नहीं बढ़ा है, बल्कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ने की वजह से यहाँ पे दाम बढ़ गया है। तो इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ एक इंपॉर्टेंट टर्म है फिस्कल डेफिसिट, उसको आप समझ लो। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल टर्म में मतलब ये होता है कि इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो फिस्कल डेफिसिट होता है। और इसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग करती है। इंटरनल बोरोइंग करती है या फिर एक्सटर्नल बोरोइंग करती है। जब गवर्नमेंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए डेट फाइनेंसिंग करती है, उस टाइम पे क्या होता है? गवर्नमेंट आरबीआई से कहेगी कि आप नया पैसा छाप के हमको दो, हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देंगे। इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, गवर्नमेंट पे डेट बढ़ जाएगा और क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि जब गवर्नमेंट बोरो करने लगे पैसा तो प्राइवेट प्लेयर के पास लोनेबल फंड बहुत कम बचता है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो कोई बैंक है, वो 5% इंटरेस्ट पे पैसा घुमा रही है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ गई है बोरो करने के लिए पैसा। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो बैंक क्या करेगी? मैक्सिमम पैसा कहाँ पार्क करेगी? गवर्नमेंट एजेंसीज में पार्क कर देगी। तो जो प्राइवेट प्लेयर है ना, उनके लिए जो लोनेबल फंड है वो कम हो जाएगा। फंड कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब बैंक क्या करेगी? प्राइवेट प्लेयर को पैसा देने के लिए जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देगी। पहले जो 5% में दे रही थी अब ये 6% हो जाएगा। दैट इज़ वाई जब गवर्नमेंट बोरो करने लगती है तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। ये आप समझ गए होगे। नाउ फिस्कल डेफिसिट से डिसएडवांटेज क्या क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया, जो पहले 5% था वो 6% हो जाएगा। इसके बाद देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है और जो गवर्नमेंट की सोवरेन बॉन्ड रेटिंग होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। इसके बाद आप क्या करना कि ये PYQ सॉल्व कर लेना। मोटा मोटा जो भी PYQs पिछले 5-6 साल में आए हुए हैं मैंने यहाँ पे सब कुछ करा दिया है। और इस टॉपिक से आपको श्योर शॉर्ट पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। इकॉनमी का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस PDF को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद इस PDF को एक बार रिवाइज कर लोगे आप, तो जो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।